हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से प्रश्न पत्र सेकंड का पार्ट बी पढ़ेंगे, जिसमें हम सामाजिक क्षेत्र, मानव संसाधन, कल्याणकारी कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मेंस की तैयारी। पहले हम 3 मार्कर कंप्लीट करेंगे, 11 मार्कर और 5 मार्कर सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ये मतलब पूरी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम अलग अलग क्वेश्चन कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है उसके नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है? तो स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः कार्यकुशल एवं क्षमता होना क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ कोई व्यक्ति मतलब वो कैसे होगा? तो उसका शारीरिक मानसिक दोनों रूप से यदि कार्यकुशल और सक्षम है तो वह व्यक्ति स्वस्थ होगा। WHO स्वस्थ को मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है। WHO के द्वारा इस जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। अब आते हैं हमारे स्टेंटिंग और वेस्टिंग से क्या संबंधित है। जो स्टेंटिंग है और जो वेस्टिंग है ये हमारी हाइट और मोटाई से संबंधित है। स्टेंटिंग का अर्थ होता है आयु के अनुरूप कम ऊंचा होना, और जो वेस्टिंग है इसका अर्थ होता है ऊंचाई के अनुसार निर्धारित वजन से कम होना। कुपोषण के संकेतक होते हैं। पोषण नीति 2017 में भारत में 40% बच्चे वेस्टिंग और 35% बच्चे स्टेंटिंग के शिकार थे। तो स्टेंटिंग क्या है? इसमें क्या होता है, जो आयु है उसके अनुरूप ऊंचाई कम है तो स्टेंटिंग हो गया। वेस्टिंग होता है मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन कम है तो वेस्टिंग हो गया। इसमें कुपोषण के संकेतक है। 2007 में पोषण नीति जो थी उसमें बताया गया था कि हमारे भारत में 40% बच्चे वेस्टिंग से और 35% बच्चे स्टेंटिंग से प्रभावित हैं। अब आता है DNA टीका क्या है। तो ऐसा टीका जिसमें किसी रोग से प्रतिरोध या प्रतिरक्षा हेतु उससे रोग कारक के इनकोडेड DNA को जीव कोशिका में प्रविष्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? DNA टीका कहा जाता है। इससे DNA सूचना के आधार पर कोशिका एंटीबॉडी विकसित करती है। तीसरी पीढ़ी के टीके हैं। उदाहरण के लिए आता है इसमें जॉन्डिस कैडिला कोरोना वायरस। जो जॉन्डिस का कैडिला कोरोना वैक्सीन है वो DNA टीका है। तो DNA टीका क्या होता है? इसमें जो रोगी होता है उसको प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए रोग कारक का जो एंटीकोडेड या एनकोडेड DNA होता है उसको ही कोशिका में प्रविष्ट किया जाता है। इसमें जो DNA की सूचना होती है उसके आधार पर जो कोशिकाएं एंटीबॉडी को विकसित करती हैं, निर्माण करती हैं, और तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। उदाहरण के लिए आता है जाइडस कैडिला कोरोना वायरस। फिर आता है फाइलेरिया क्या है। तो फाइलेरिया एक कृमि जनित संक्रमण रोग है। क्या है? एक संक्रमण रोग है जो कि किसके द्वारा होता है? कृमि जनित है। रोग कारक है इसमें वेचुरेलिया वोकोफाइट जो कि क्यूरेम्स जो मच्छर है उसके वाहक के द्वारा होता है। लक्षण क्या है इसमें? लसिका और ग्रंथि जो होती है वह फूल जाती है और बुखार आ जाता है। लक्षण क्या है इसके? लसिका ग्रंथि का फूल जाना, बुखार आ जाना। और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो फाइलेरिया क्या है? तो एक कृमि जनित संक्रमण रोग है। इसका जो रोग ये वाहक है या रोग कारक है वो क्या है? तो वेचुरेरिया वर्कोफाइट। ये क्यूलेम्स मच्छर होता है उसके कारण होता है। इसमें लसिका ग्रंथि फूल जाती है, बुखार आ जाता है, और नियंत्रण राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। कुल प्रजनन दर क्या है? तो किसी समुदाय या देश में किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या कहलाती है कुल प्रजनन दर। इसका अनुमान अभी वर्तमान में कितना चल रहा है? 2.0 दर है और औसत है 2.1। तो कुल प्रजनन दर क्या होती है? तो किसी समुदाय या देश में किसी भी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जन्म देने वाले बच्चों की संख्या, औसत संख्या ज्ञात किया जाता है। और वर्तमान में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो अनुमान लगाया गया है उसमें वर्तमान दर है 2.0 और औसत या फिर जो आदर्श होनी चाहिए वह होनी चाहिए 2.1। निक्षय पोषण योजना क्या है? तो निक्षय पोषण योजना क्षय रोग से निदान हेतु 2018 में प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रावधान है इसका। क्षय रोगियों को प्रति माह 500 रुपये के
डीबीटी द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं और इसका महत्व है 2025 तक क्षय रोग की समाप्ति हेतु आर्थिक सहायता देना। तो निश्चय रोग क्या है, तो हमें क्षय से निश्चय करना है लोगों को, तो निश्चय पोषण सहायता। इसमें जो क्षय रोग है, टीबी वगैरह है, इससे निदान पाने के लिए 2018 से इसको प्रारंभ किया था। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। प्रावधान है जो क्षय रोगी हैं उनके लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये दिए जाते हैं, डीबीटी द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। इसका महत्व है कि 2025 तक हमें क्षय रोग को समाप्त करना है, इसलिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा एमसीआई के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसका गठन अगस्त 2019 में दिल्ली में किया गया था। इसकी संरचना होती है, एक अध्यक्ष होते हैं और इनकी सहायता के लिए 33 सदस्य होते हैं। क्या करते हैं कार्य, तो ये चिकित्सा संस्थानों और पेशेवरों का नियमन करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का विनियमन करते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा इसको गठित किया गया था एमसीआई के स्थान पर। गठन इसका अगस्त 2019 में कर दिया गया था दिल्ली में। संरचना इसकी होती है, एक अध्यक्ष होता है और 33 अन्य सदस्य होते हैं। कार्य क्या करता है, तो चिकित्सा संस्थान है, पेशेवर हैं, उनों का नियमन करती है और जो स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली है उसका विनियमन करती है। ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। पोलियो रोग से बचाने के लिए मुख से दी जाने वाला टीका है। इसे 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। खोज किसी इसकी अल्बर्ट साल्विन के द्वारा। ओपीवी तो क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसको पोलियो से बचाने के लिए लोगों या बच्चे जो होते हैं उनको मुख से दी जाने वाला टीका या वैक्सीन है, जिसको 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। इसका खोज जो आविष्कार है वह किया गया था अल्बर्ट साल्विन के द्वारा। कोविड-19 के समय मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास बताइए, जो कि अब क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन हम पढ़ सकते हैं। किल कोरोना अभियान, यह रोगों की पहचान करने के लिए था। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, बीमा योजना थी। सहयोग से सुरक्षा अभियान, कोविड-19 में बचाव हेतु जन सहयोग था और मोबाइल सहायता, इसमें 104 टोल फ्री सेवाएं स्टार्ट की गई थी, मतलब टोल फ्री सेवा थी। कोविड-19 के समय प्रयास सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किल कोरोना अभियान, रोग की पहचान करने के लिए कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, बीमा योजना से संबंधित है। सहयोग से सुरक्षा अभियान, यह कोविड-19 के बचाव हेतु जन सहयोग था और मोबाइल सहायता योजना, इसमें 104 टोल फ्री सेवा स्टार्ट की गई थी। अब आता है ओपन विश्वविद्यालय क्या होती है या क्या आशय है, तो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया विश्वविद्यालय जिसमें प्रवेश एवं नामांकन परीक्षा के संबंध में लचीली नीति अपनाई जाती है, उसे ओपन विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। उदाहरण है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ओपन विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय जिसमें प्रवेश, नामांकन और परीक्षा से संबंधित नीति लचीली होती है। शिक्षा का सार्वजनिकरण करना इसका उद्देश्य है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे बड़ा 1985 में स्थापना की गई थी। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। तो गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान निर्देश के संदर्भ में अनैच्छिक गर्भधारण एवं उनसे होने वाली समस्याओं को समझाई। जो गर्भपात से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में जो निर्देश दिए हैं उनको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया एक निर्णय में अनैच्छिक गर्भधारण हेतु गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह बढ़ा दिया है। वस्तुतः अनियोजित एवं बिना बच्चे की चाह होने वाले गर्भधारण को अनैच्छिक गर्भधारण कहा जाता है। समस्याएं क्या हैं, तो इसमें जो स्वस्थ महिलाएं होती हैं उन माताओं के जन्म हेतु इच्छुक एवं तैयार होने पर माता एवं शिशु को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कुपोषण आदि। आर्थिक समस्या क्या हो सकती है, तो अनैच्छिक गर्भधारण से बच्चों के लालन पालन में आर्थिक समस्या आती है, जैसे गरीबी में वृद्धि होती है। सार्वजनिक क्या हो जाएगा, भारत जैसी परंपरावादियों समाज में विवाह पूर्व होने वाली जो अनैच्छिक गर्भधारण सामाजिक प्रतिष्ठा है इसके विरुद्ध मानी जाती है। जनसंख्या वृद्धि, अनैच्छिक गर्भधारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है। मानसिक तनाव, माता पिता पर अनैच्छिक गर्भधारण का तनाव होता है। प्रायः कम उम्र में होने वाले ये अनैच्छिक गर्भधारण से महिलाओं पर अनावश्यक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिससे महिला सशक्तिकरण भी प्रभावित होता है। तो गर्भपात संबंधी सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान निर्देश क्या दिए गए हैं, तो हालांकि जो निर्णय दिए गए हैं अनैच्छिक गर्भधारण को, इसमें सिर्फ गर्भपात की सीमा को बढ़ा दिया है, वो भी 24 सप्ताह कर दिया गया है। और अनैच्छिक गर्भधारण होता क्या है, तो इसमें जो अनियोजित या फिर बिना बच्चे की चाह में जो गर्भधारण होता है उसे अनैच्छिक गर्भधारण कहा जाता है। इससे स्वास्थ्य पर, आर्थिक पर, सामाजिक पर, जनसंख्या वृद्धि पर, मानसिक तनाव पर एवं जो हर क्षेत्र है उसको प्रभावित कर सकता है ये। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता जनगणना 2011 मात्र
59% लगभग थी, जो कि बालिका शिक्षा की निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा देखी जाए तो महिला साक्षरता ही इतनी कम थी 2011 में। कितनी थी, मतलब 60 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, बिल्कुल 60 को टच करने वाली थी, 59% थी। इसकी मुख्य चुनौतियाँ क्या होती हैं? साक्षरता से सामाजिक प्रभाव पड़ेगा हमारे बाल विवाह पर, असुरक्षा बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, रूढ़िवादिता बढ़ जाएंगी सामाजिक क्षेत्र में। क्या होगा? बाल विवाह हो जाएगा, परंपरावादी समाज के कारण कम उम्र में विवाह हो जाता है, असुरक्षा हो जाएगी, दुष्कर्म, एसिड अटैक आदि जैसी समस्याएं हो जाएंगी। अशिक्षा में क्या होगा? प्रदेश की मात्र 69% जनसंख्या साक्षर है, बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता ही नहीं है। रूढ़िवादिता क्या है? परंपरावादी एवं पितृसत्तात्मक समाज है, इस कारण से भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब आता है आर्थिक कारण। मध्य प्रदेश का लगभग 32% आबादी गरीब है, साल में 21% आबादी जनजातीय है, जो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यालय भेजने में असमर्थ है। इस कारण से भी, क्योंकि गरीब ज़्यादा हैं और जनजाति ज़्यादा हैं, दोनों अपने बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। 32% सिर्फ गरीब हैं, जो कि गरीब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लड़के नहीं पढ़ते, लड़कियां क्या पढ़ेंगी। तो 21% आदिवासी जनसंख्या है, जनजाति है, तो वो भी स्कूल में नहीं भेजते। तो इससे क्या होगी? बालिकाओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब आती है अपसंरचनात्मक प्रभाव क्या है? तो विद्यालयों का अभाव है, पर्वतीय, जंगली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य पहुँच से बाहर है। तो हमारे मध्य प्रदेश कैसा है? पठारी, बहुत ज़्यादा पठार है, पर्वत है, हर चीज़ है। तो इसमें क्या, जंगल ही बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या है? जंगल हो गए, गांव हो गए, पर्वत हो गए, यहाँ पर सामान्य शिक्षा पहुँचना मुश्किल हो जाता है। पर आते हैं महिला अध्यापकों की संख्या में कमी है, तो महिला शिक्षा नहीं होती, तो मतलब शिक्षक नहीं होती, टीचर्स नहीं होते, तो क्या होते? कई बार आदिवासी या जो गरीब लोग होते, गांव के लोग होते, वैसे ही कम पढ़े लिखे होते, तो वो भी अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं या नहीं भेजते। विद्यालयों में पृथक शौचालय जैसी व्यवस्था नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, फिर ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा गाँव में। अब आते हैं उपरोक्त समस्याओं से निपटने एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रदेश सरकार ने गांव की बेटी योजना, सीएम राइज विद्यालय जैसे प्रयास प्रारंभ किए हैं, जो कि कारगर भी हैं। कौन कौन सी योजना चल रही हैं? गांव की बेटी योजना और सीएम राइज योजना चल रही है इन समस्याओं से निपटने के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायो तकनीक की वर्तमान उपयोगिता का रेखांकन कीजिए। तो बायो तकनीक क्या होती है? तो स्वास्थ्य के संबंध में हमें इसकी तकनीक का उपयोगिता बतानी है। बायो तकनीक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके प्रयोग से मानवोपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो हम जो बायो तकनीक का प्रयोग करके, सूक्ष्म जीवों और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करके हम जो मानव के उपयोगी उत्पाद होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीव तकनीक का प्रयोग रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो जीवों का जब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसे क्या कहा जाता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग क्या क्या है? तो यह पोषण में करता है, जैसे कि जीएम फसलें हो गई, गोल्डन राइस वगैरह बनाने में सहायक है। बायो सेंसर से रोगों और विषाक्तता का पता लगाते हैं। पुनः संयोजन के टीके बनाए जा सकते हैं। कैंसर उपचार में सहायक होते हैं। नैदानिक सेवाएं, रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा सकते हैं। क्लोनिंग, जीव विकास अध्ययन एवं कृत्रिम अंग निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्टेम सेल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम अंग निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम जो बायो तकनीक है उसका प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो पोषण फसलें बना सकते हैं, जैसे कि हमारी गोल्डन राइस हो गई। और यदि हम रोगों में पता लगाने की कोशिश करें, स्वास्थ्य में करें, तो हम इससे स्टेम सेल प्रौद्योगिकी कर सकते हैं, कृत्रिम अंग का निर्माण कर सकते हैं। बायो सेंसर से रोगों का विषाक्तता को कम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लोनिंग करके हम विकास कर सकते हैं, जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, कृत्रिम अंगों का निर्माण कर सकते हैं। पुनर्संयोजन टीका बना सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। और नैदानिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है। और कैंसर उपचार में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त उपयोगिता के अतिरिक्त हम बायो रेमेडिएशन और जैसे उपयोगों से बायो तकनीक प्रदूषण कम करके भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। फिर आते हैं हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख सुझाव दीजिए। जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2010, इसको हमें बताना है, उल्लेख करना है इसके प्रावधानों का, और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं उसको बताना है। तो अनुच्छेद 21A हमें शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए उद्देश्य देता है। इसके उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसमें 6 साल से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। प्रावधान है इसमें कि राज्य सरकार द्वारा 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी विद्यालय में जो विद्यालय हैं उसमें 25% छात्र हैं वो ETE हेतु आरक्षित किए जाएंगे, RTE।
राइट टू एजुकेशन के तहत उनको आरक्षित किया जाएगा। 25% सीटों को बच्चों के शारीरिक और मानसिक दंड पर रोक लगाई जाएगी। जो शिक्षक हैं उनकी जनगणना, निर्वाचन, आपदा राहत के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करेंगे। फिर आती है जो छात्र शिक्षा है उसका अनुपात प्राथमिक 30% और अवसंरचना कार्य दिवस संबंधी मानकों का निर्धारण किया गया है। तो देखो हमारे पहले शिक्षा का अधिकार देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार 2010 में आया था। प्रावधान इसका किसमें किया गया, तो अनुच्छेद जो 21A है उसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। इसी के तहत इसको बनाया गया था 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को। उद्देश्य क्या है, जो 6 साल से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको हमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। तो पहला है कि हमारे जो राज्य सरकार है वो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, विद्यालय बनवाएगी। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें निजी विश्वविद्यालय, मतलब जो विद्यालय हैं, निजी स्कूल हैं, उनमें आरक्षित की जाएंगी। बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों की जनगणना, निर्वाचन और आपदा के अतिरिक्त कहीं और नौकरी नहीं लगाई जाएगी और कोई काम नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का जो अनुपात है, छात्र शिक्षक अनुपात है, उसको प्राथमिक पर 30% अवसंरचना कार्य दिवस संबंधी निर्धारण या मानकों का निर्धारण किया गया है। अब आते हैं हमारे अधिनियम को प्रभावी बनाने के सुझाव क्या हो सकते हैं, हम क्या सुझाव दे सकते हैं। तो पहले विद्यालयों पर निगरानी की जाए, वो भी RT सक्षम तंत्रों से जोड़ दिया जाए। गुणवत्ता हेतु नियुक्ति एवं प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के मानक निर्धारित किए जाएंगे, क्या होनी चाहिए। बच्चों की पहचान सुनिश्चित करके विद्यालय पहुँच आसान बनाई जानी चाहिए। निजी जो विद्यालय हैं उसमें 25% कोटा पालन हेतु कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। हितधारकों को जागरूक करने हेतु मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा अधिनियम का प्रचार करना चाहिए। तो क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, जो हमारे विद्यालय हैं उनकी निगरानी रखो, IT तंत्र के साथ जोड़ दो, गुणवत्ता का निरीक्षण करो, परीक्षण दो, मूल्यांकन करो, उनका सबके मानक निर्धारित करो, बच्चों की पहचान सुनिश्चित करो, विद्यालय तक आसान पहुँच जो होती है उसको बढ़ावा दिया जाए। निजी विद्यालय है उसमें जो 25% कोटा मिल रहा है लेकिन उसको और कठोर नियम बनाए जाएँ और अच्छे से पालन किया जाना चाहिए उनका। हितधारकों को जागरूक करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा आधारित अधिनियम का पारित या प्रचार करना चाहिए। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर, जिसको हम पहले 2019 के पहले 15 मार्कर में आता था या 15 अंकों में आता था, अब इसको 11 मार्कर कर दिया गया है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शिक्षा को परिभाषित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण के रूप में इनका मूल्यांकन करना है। तो शिक्षा को परिभाषित करना है, उसके जो कारण है शिक्षक को करने के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण बताने हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। वस्तुतः शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे मानव किसी ज्ञान, कला, कौशल, मूल्य या आदतों को सीखता है। परिणामतः इसका उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो शब्द है वह शिक्ष धातु संस्कृत के धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें मानव किसी ज्ञान, कला, कौशल, मूल्य और आदतों को सीखता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा चेतना के विकास एवं समाज के पुनर्गठन का आधार है। तो शिक्षा क्या है, सामाजिक शिक्षा चेतना का विकास समाज के पुनर्गठन का आधार होता है। शिक्षा किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का बुनियादी कारक होता है। पहला आता है हमारे सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो सभ्य समाज निर्माण करने में होती है, समता मूलक समाज बनाने में, कुरीतियों को समाप्त करने में, मानवीय मूल्य स्थापित करने के लिए, सामाजिक स्तर में सुधार करने के लिए और सामाजिक चेतना को विकास करने में हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक कारण हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सामाजिक कारण। तो पहला क्या है, सभ्य समाज का निर्माण करने में जो शिक्षित समाज है वही ही सुगम, सुसभ्य, सुसंस्कृत समाज का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई समाज, तो ये क्या है, शिक्षित समाज ही क्या करता है, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हमारा हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। फिर आदि समतामूलक समाज बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार से समाज में समानता की स्थापना होती है। दलित, महिलाओं आदि शिक्षा में सशक्त हो जाती हैं। समतामूलक में सबको समान कर दो, सबको समान शिक्षा दो, तो महिला दलितों का अपने आप सशक्त हो जाएंगे और उद्धार हो जाएगा। कुरीतियों की समाप्ति करने में शिक्षा के प्रसार से ही सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनकी समाप्ति होती है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह। सामाजिक साक्षरता, जो केरल में अनुपात सबसे अधिक है, तो हमारे यदि केरल में देखी जाए तो वहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, तो वहाँ पर लिंग अनुपात भी अच्छा है और कुरीतियाँ कम है। तो शिक्षा के प्रसार से क्या होता है, सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति होती है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या हो गया, बाल विवाह हो गया। ये
अब आते हैं हमारी मानवीय मूल्य क्या है। शिक्षा के अनुसार नैतिक एवं मानवीय मूल्य जैसे कि ईमानदारी, दया, समर्पण आदि की शिक्षा। तो मानवीय मूल्यों में क्या होता है, हम शिक्षा के आधार जो या फिर अंतर्गत हम क्या देते हैं, बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं, जो मौलिक तत्व हैं वो सिखाते हैं, मानवीय मूल्य सिखाते हैं, जैसे कि ईमानदारी हो गया, दया हो गई, समर्पण हो गई, करुणा हो गई, इसकी शिक्षा दी जाती है। सामाजिक स्तर में सुधार होता है। शिक्षा से क्या होता है, मानव के रहन सहन में, जीवन स्तर में सुधार आता है। खानाबदोश से अधिक सभ्य समाज ही यात्रा और शिक्षा से ही संभव हो सकती है। तो जो हमारा सामाजिक स्तर है वो सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो लोग उनमें रहन सहन का, जीवन स्तर का, पोषण स्तर का सब में क्या हो गया, अच्छा सुधार हो जाएगा। खानाबदोश से जो आधुनिक सभ्य मानव है उसकी यात्रा शिक्षा से भी संभव हुई है। अब आती है हमारी सामाजिक चेतना। शिक्षा सामाजिक चेतना को जागृत करती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं अधिकारों, समाज एवं देश के प्रति जागरूक होता है। तो जो समाज है वह क्या होता है, चेतना बढ़ती है। इसमें शिक्षा और सामाजिक चेतना को जागरूक करती है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्य अधिकार उसके प्रति, समाज और देश के प्रति जागरूक होता है। उदाहरण के लिए आती है LGBT समुदाय के प्रति चेतना विकसित करना। अब आते हैं आर्थिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो समाज में आर्थिक परिवर्तन में बदलाव करता है। जैसे खानाबदोश से हम कृषक बने, कृषक से उद्योगपति बने और उद्योगपति से हम सेवा क्षेत्र में आ गए। फिर आती है संसाधनों का समतामूलक वितरण होता है। शिक्षा से प्राप्त अधिकारों की भावना और जागरूकता होती है। पहले देखो शिक्षा से क्या होगा, हमारे आर्थिक स्वरूप में बदलाव आएगा और अच्छे होंगे। जैसे हमको पहले खानाबदोश थे, फिर कृषक बन गए, फिर उद्योगपति बने, फिर हमारे समाज में सेवा क्षेत्र का विकास हो गया। फिर आते हैं संसाधनों का समतामूलक वितरण हो गया। शिक्षा से प्राप्त अधिकार होती हैं, उनकी भावना बढ़ती है और जागरूकता भी आती है। आर्थिक समावेशन होता है। शिक्षा के प्रसार से समाज का अंतिम वर्ग भी बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा से जुड़ जाता है। तो आर्थिक समावेशन हो जाता है। शिक्षा से हम क्या करते हैं, अंतिम वर्ग भी जो है वह बैंकिंग और जो वित्तीय सेवाएं हैं उनसे जुड़ जाता है। उत्पादकता सुधार होती है। कौशल एवं तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मिलता है, उत्पादकता में सुधार होता है। शिक्षा से मानव को मानव संसाधनों के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो कोई भी नॉर्मल मानव है, उसको यदि हमें मानव संसाधन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको शिक्षित करना पड़ेगा। तो शिक्षा क्या करती है, मानव को मानव संसाधन में परिवर्तित करती है, कौशल विकास करती है और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण देती है। नए आर्थिक क्षेत्र का विकास करती है। शिक्षा के प्रसार से ही मानव आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास कर पाया है। जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, AI हो गया और क्लाउड सेवा हो गई। इसका विकास कैसे हुआ है, शिक्षा से हुआ है। शिक्षा का प्रसार हुआ, मानव आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास हो गया। साथ ही शिक्षा से ही विभिन्न तकनीक एवं जो नए औद्योगिक आर्थिक उपक्रम हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया, उनका आदि का उदय हुआ है, जिससे समाज के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आया है। तो शिक्षा से ही विभिन्न तकनीकों एवं नए आर्थिक प्रक्रम जैसे कि ई-कॉमर्स आदि का उदय हुआ है और समाज में आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आया है। स्पष्टता है कि शिक्षा एक बुनियादी कारक है जो कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को वांछनीय गति से गतिशील है। अतः सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति हेतु शिक्षा का प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयुष्मान भारत योजना को समझाते हुए उनके लाभ एवं चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। पहला, आयुष्मान भारत क्या है, हमें उसके लाभ बताने हैं और चुनौतियों को बताना है। तो स्वास्थ्य बीमा सेवा से बाहर भारत की लगभग 70% आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की गई। क्यों की गई थी? जो हमारा स्वास्थ्य बीमा सेवा है उससे भी कई लोग हैं बाहर, लगभग 70% आबादी है जिनको हमें गुणवत्ता स्वास्थ्य शिक्षा देनी है, सेवाएं प्रदान करनी है, उनके स्वास्थ्य को स्तर को बढ़ाना है। इसलिए हमने स्टार्ट किया है, हमने नहीं, भारत सरकार ने स्टार्ट किया है 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, वंचित आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी है और स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके 3 मुख्यतः उद्देश्य हैं। पहला क्या है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देगा ये। वंचित जो आबादी है जिनको स्वास्थ्य बीमा सेवा नहीं मिली है उनको सेवा प्रदान करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं। और जो हमारी स्वास्थ्य नीति है 2017 वाली, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रावधान क्या किया गया था? लगभग जो 10 करोड़ परिवार हैं उनको द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं हेतु 5 लाख प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा? तो 10 करोड़ परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष बीमा प्रदान किया जाएगा। परिवारों का जो
चयन है वह सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। कैसे किया जा रहा है? तो सामाजिक और जो आर्थिक जनगणना 2011 हुई थी उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। सरकारी और जो चिन्हित निजी अस्पताल हैं उनमें ही सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जो शासकीय सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें ही इनकी आवश्यकता या सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिन्हित जो निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें ये सेवाएं प्रदान की जाएगी। पोस्ट मेडिकल कवरेज भी सम्मिलित किया जाएगा। जो पोस्ट मेडिकल कवरेज है वो दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के साथ भी जो औषधि और मेडिसिन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं देंगे लेकिन उसके साथ ही क्या देंगे? मेडिसिन देंगे, औषधि वगैरह भी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार के आधार में जो आकार है, लिंग है, उम्र है आदि की कोई सीमा नहीं होगी। तो यदि हम परिवार का स्तर देखें तो उसमें हम आकार को, उम्र को, लिंग को, आदि को इसमें शामिल नहीं करेंगे, कोई सीमा नहीं होगी इसकी। वृद्ध अवस्था देखभाल, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। तो वृद्धावस्था की देखभाल पर मातृ एवं जो बाल स्वास्थ्य है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसके अंतर्गत। अब आते हैं लाभ किनको मिलेगा। तो इस योजना का लाभ दिया जाएगा चिकित्सा में होने वाले जितने भी आउट ऑफ पैकेट्स हैं उनके व्यय में, जो कि लगभग 69% में कमी आ जाएगी। लगभग 50 करोड़ आबादी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। संक्रमण और जो गैर संक्रमण रोग हैं उनके उपचार और इनसे होने वाली जो मृत्यु है उसमें कमी आएगी एवं नियंत्रण होगा। उदाहरण के लिए कोरोना के समय आयुष्मान योजनाएं बहुत काम में आई थी। फिर आते हैं गैर सामयिक मृत्यु एवं मृत्यु दर में कमी आएगी। वंचित वर्ग जैसे कि दलित, गरीब की स्वास्थ्य सहायता होगी। स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले जो व्यय हैं उनमें होने वाले जो गरीबी होगी उस पर रोक लग जाएगी। भारत में द्वितीय एवं जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका प्रसार होगा। तो इस योजना का लाभ क्या होगा? तो पहले जो स्वास्थ्य में होने वाले जो आउटकम है, आउट ऑफ पैकेट्स व्यय है, वो उसमें कमी आ जाएगी। लगभग जो 50 करोड़ आबादी है उसमें को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। गैर संक्रमण और जो संक्रमण बीमारी है उनमें होने वाली जो मृत्यु है उस पर नियंत्रण होगा और कमी आएगी। फिर जो गैर सामयिक मृत्यु दर है उसको कम किया जाएगा। वंचित वर्ग जैसे कि गरीब, दलित, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं होने वाले जो व्यय है और उससे होने वाली जो गरीबी है उस पर रोक लगेगी। भारत में द्वितीयक और जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका प्रचार होगा। अब आते हैं इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि जो कर्मजोर स्वास्थ्य अवसंरचना है, जैसे चिकित्सा अस्पताल नहीं है, चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक सहायता में कमी है। फिर आती है पहचान। योजना के तहत जो उचित लाभार्थी हैं उनकी पहचान करना, रजिस्ट्री करना, कार्ड जारी करने में भी चुनौती है। जैसे गैर वंचित या फिर जो अयोग्य हैं उनको शामिल करना इनका मुख्य लक्ष्य नहीं है, उनको मतलब नहीं करना है, इसमें शामिल हो गए हैं। अनियमितताएं क्या हैं? कुछ अस्पतालों में फर्जी आयुष्मान कार्ड से उपचार कराने एवं अनुचित उपचार कराने। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में अनावश्यक सर्जरियों की घटना बढ़ गई है, सर्जरियाँ बढ़ गई हैं। अब आते हैं वित्त में क्या है? योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु उठाए गए जो अधिक बजट है उसकी आवश्यकता होगी। प्रसार में क्या है? योजना को उचित लाभार्थी जैसे कि पिछड़े एवं जो जनजाति समूह है उन तक पहुंचने की समस्या है। तो मुख्य चुनौतियां क्या हैं? जो कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना है, मतलब अस्पताल हैं, चिकित्सक हैं, चिकित्सक सहायता कर्मी हैं, उनकी उपलब्ध नहीं है, बहुत कम संख्या है। पहचान कैसे कर सकते हैं हम? योजना के तहत जो व्यक्ति चुना गया है वह लाभार्थी उचित है या नहीं, तो उसकी पहचान, रजिस्ट्रेशन, कार्ड जारी करने की चुनौती सबसे पहले। तो और जो गैर वंचित हैं या जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ मिल जाता है। अनियमितता है क्योंकि अस्पताल में फर्जी आयुष्मान कार्ड के उपचार के आधार पर बहुत सारे उपचार होने लगे, जैसे कि सर्जरी की घटना बहुत आम हो गई है। हर किसी के घर में आपको किसी न किसी की सर्जरी मिल जाएगी। जो सर्जरी से डिलीवरी होती है वो उसकी जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। वित्त में क्या है? योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु जो अधिक बजट है उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि है ही नहीं बजट, तो बजट ज़्यादा चाहिए हम लोगों को। और प्रसार में क्या है? तो योजना को उचित लाभार्थियों जैसे कि पिछड़े वर्ग हो गए, जनजाति समूह हो गए, उन तक पहुँचाने में समस्याएं हो रही हैं। निष्कर्षतः जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसकी प्राप्ति एवं जो धारणीय विकास लक्ष्य है उसको लक्ष्य की 3 की प्राप्ति हेतु आयुष्मान भारत का महत्वपूर्ण प्रयास। अब आता है हमारा श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए और उन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करनी है। जो हमारे श्रमिक हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं वो बतानी है और उनको ठीक करने के लिए प्रयास ही बताने हैं। तो ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपने श्रम को बेचकर अपना जीवन यापन करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। भारत में 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र है, जो कि
विषम परिस्थितियों के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। तो किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसने एक डेफिनेशन दी है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने श्रम को बेचकर अपना जीवन यापन करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। भारत में 90% आबादी जो है वह श्रमिक है और वो भी असंगठित क्षेत्र से आती है और यह विषम परिस्थितियों के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित है। फिर आती हैं जो श्रमिक है प्रमुख समुदाय की समस्याएं क्या हैं। तो पहला सामाजिक असुरक्षा है, विषमित कार्यदशाएं हैं, सीमित अवसर मिलते हैं, कुशल एवं प्रशिक्षण की कमी है, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रोजगार असुरक्षा है और दुर्घटना में होने वाली अक्षमता एवं मृत्यु की समस्या ज़्यादा है। तो पहली क्या आती है श्रमिकों की मुख्य समस्या में? सामाजिक असुरक्षा। तो 94% जो श्रमिक हैं वह असंगठित क्षेत्र से हैं, जो कि पेंशन, पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षाओं से वंचित हैं। विषमता कार्यदशाएं क्या है? तो भोजन, विश्राम, पेयजल आदि का अभाव है। सीमित अवसर है, मतलब निजीकरण है, मशीनीकरण के कारण जो अवसर की कमी उत्पन्न हो गई है। कौशल और प्रशिक्षण में क्या है? कौशल एवं प्रशिक्षण के अभाव से उत्पादकता एवं आय में कमी आ जाती है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे कि जो प्राथमिक एवं जो बीमा सेवाएं हैं उन सेवाओं का अभाव है इनके लिए, प्राथमिक और बीमा सेवाओं का अभाव है। रोजगार असुरक्षा है, जैसे कि अधिकतर असंगठित क्षेत्र से अंततः बाजार मंदी के समय रोजगार से घटना या हट जाना। उदाहरण के लिए 2008 में मंदी आई थी, तो रोजगार असुरक्षा है। दुर्घटना में होने वाली अक्षमता और मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। तो श्रमिकों के उत्थान हेतु कुछ प्रयास भी किए जाने चाहिए, जैसे कि संवैधानिक प्रयास किए जा सकते हैं, विधिक किए जा सकते हैं, संगठनात्मक किए जा सकते हैं और अन्य भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो संवैधानिक में क्या प्रयास किए गए हैं? मतलब संविधान में भी कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं श्रमिकों के लिए। पहला आता है हमारा अनुच्छेद 19, जो कि कार्य में चुनाव की स्वतंत्रता दे सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाके अपने अनुसार कार्य कर सकता है, मतलब वो सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग, विधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति काम करने का अधिकार है, यहाँ वहाँ घूमकर आपकी पूंजी कमाने का अधिकार है। तो ये इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, कार्य के चुनाव के लिए और अपनी मतलब घूमकर पैसे कमाने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् श्रम से सुरक्षा दी गई है कि मतलब आपको कोई बलपूर्वक कार्य कराने से आपको सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 43 में काम है उद्योग प्रबंधक में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो जो हमारा 43 का है, इसमें उद्योग प्रबंधन में जो कामगार हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब आता है हमारी विधिक सहायता में, कि विधिक प्रयास में क्या कर सकते हैं? तो हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लेकर आए थे, कारखाना अधिनियम 1948 आया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 आया, बलात् श्रम निषेध अधिनियम 2016 आया और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2018। तो कौन कौन से हैं विधिक में? कुछ विधि मतलब जो अधिनियम विधेयक हैं उनको पारित किया गया है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। भारत आज़ाद हुआ, दो समस्याएं बहुत प्रॉब्लम थी कि मजदूर हैं लेकिन मजदूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया और उसी समय कारखाना अधिनियम भी आया 1948 में। फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में आया, बाल श्रम जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 में आया और असंगठित जो कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है वह 2008 में आई। अब आती हमारी संस्थागत कुछ निगम बनाए गए हैं, जो संस्थान बनाई गई हैं। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, संघ है, केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड है और वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जो कि नोएडा में बनाया गया है। कौन कौन सी संस्थानें हैं जो कि श्रमिकों के लिए काम कर रही हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बनाया जाए कौशल देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है, केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड बनाया गया है और वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संगठन है नोएडा में। अब आते हैं अन्य, तो इसमें हमारा श्रमेव जयते पोर्टल बनाया गया है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 में आई थी, लेबर कोड आया है और श्रमिक हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया है। तो अन्य में क्या क्या आता है? तो पहला आता है श्रमेव जयते पोर्टल, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005, लेबर कोड, श्रमिकों हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास में श्रमिक विकास इंजन की भांति महत्वपूर्ण है, अतः श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, पर्याप्त आय एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान कर विकास की गति की ओर तीव्र किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे कुछ अन्य पोर्टल बनाए गए हैं या फिर अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि श्रमेव जयते पोर्टल,
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005, लेबर कोड, श्रमिकों हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में लागू किए गए थे। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास में श्रमिक विकास इंजन की भांति महत्वपूर्ण होता है और श्रमिकों को सार्वजनिक सुरक्षा, पर्याप्त आय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विकास की गतिशील की ओर अग्रसर किया जा रहा है। अब आते हैं हमारे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुधार हेतु चलाए जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मतलब क्या करनी है, हमें उनका आलोचना करनी है और उनका मूल्यांकन भी करना है। किसकी? तो भारत सरकार द्वारा जो चलाए जाने वाले स्वास्थ्य सुधार हैं उनकी। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य उपलब्धता एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहले हमारे आते हैं प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन कौन सा है? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में आया। इसमें डीडीटी, मच्छरदानी वितरण और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में आया। इसमें कार्बोमाइजिन दवा वितरण की गई थी। कार्बोमाइजिन दवा है वो वितरण की गई थी किसमें? फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में 1995 में। फिर आता है राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम 1990 में आया। तो राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम 1990 में आया। मच्छर नियंत्रण या मिंटोफोसिन दवा उसका वितरण किया गया था। जो कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम 1990 में आया था और इसमें क्या किया गया था? तो हमने मच्छरों को नियंत्रण किया था और मिंटोफोसिन दवा को वितरण किया था। फिर आते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यह 1962 में आया। इसमें BCG का टीका लगता है और डोट्स उपकरण किया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में आया। इसमें नाक को गठन किया गया था NACO और रेड रिबन कार्यक्रम चलाए गए थे। रेड रिबन कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत चलाए गए थे। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में आया कुष्ठ रोग के लिए। फिर आता है NPPCDCS कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000 में आया था और संपूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य उपलब्ध कराता है। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो पहले आता है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में। डोट्स, मच्छरदानी वितरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए थे। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में। इसमें कार्बोमाइसिन दवाई वितरण की गई थी। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम 1990 में आया था। मच्छर नियंत्रण किए गए थे और मेटफोसिन दवा वितरित की गई थी। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आई। BCG का टीका लगा था और डॉट्स का उपचार किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यह 1987 में आया। NACO गठन किया गया था और रेड रिबन कार्यक्रम चलाया गया, अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में आया। NPPCDCS कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रक चलाए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000 में आया और संपूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित था। अब आते हैं क्या क्या उपलब्धियां हैं इनकी। तो मृत्यु दर में गिरावट आई है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। 1947 में 32 वर्ष और वर्तमान में 70 वर्ष लगभग हो गई है। फिर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। तो पहले देखो मृत्यु दर में गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई है। 19 जब हम 45-47 में जब आज़ाद हुए थे, भारत हुआ था, तो उसमें 32 वर्ष रखी गई थी प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, लेकिन अब कितनी हो गई है? लगभग 70 वर्ष हो गई है। पोलियो 2014 में, चेचक 1978 में पूरे समाप्त हो चुके हैं। पोलियो को 2014 में कर दिया गया है समाप्त और चेचक को 1978 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। क्षय रोग, एड्स रोगों की तीव्र एवं मृत्यु दर में कमी आई है, क्षय रोग में और एड्स वगैरह में। संस्थागत प्रसवों में वृद्धि हुई है, संक्रमण रोग जैसे कि स्वाइन फ्लू, कुष्ठ रोग आदि पर नियंत्रण एवं इनके मामले में कमी आई है। यद्यपि उपयुक्त उपलब्धियों की कुछ सीमाएं भी हैं। फिर आती हैं हमारी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान में मृत्यु दर 6% है, जो कि विकसित देशों के स्तर में अधिक है। तो यदि हम विकसित देशों में देखी जाए मृत्यु दर वर्तमान में भारत की, तो वो 6% है और कितने जो विकसित देश हैं उनसे भी बहुत अधिक है। कुष्ठ रोग और जो भुखमरी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। भुखमरी सूचकांक 2021 में हम 107 पर थे या 121 में रहे हैं, 121 में से 107 पर थे।
भुखमरी। क्षय रोग, कुष्ठ रोग जैसे गैर संक्रमण रोग समाप्त नहीं हुए हैं। विभिन्न रोगों के उपचार पर होने वाले जो कुल व्यय है वह 69% व्यय आउट ऑफ पैकेट्स में व्यय हो जाता है। उपयुक्त कार्यक्रम के बावजूद भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे रोगों में अग्रणीय देशों में शामिल है। निष्कर्षतः इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों से यद्यपि स्वास्थ्य स्तर में सुधार तो हुआ है, किंतु वित्त एवं जागरूकता के अभाव जैसी समस्याओं के कारण ये पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं। अतः इन्हें आयुष्मान जैसे प्रयासों के साथ पूरी दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत जैसे प्रयासों के साथ पूरी दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए, तभी ये ठीक या फिर कारगर साबित होंगे। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।